नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज पुतिन के तेवर से 24 फरवरी को विश्व युद्ध छिड़ने का खतरा मंडराने लगा। कंगाल पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सरकार को भारत की नीतियों से सीख लेने की नसीहत दी। एक कमेटी की रिपोर्ट में तुर्की की तरह भूकंप आने पर इजरायल के 10 शहरों के बर्बाद होने की आशंका जताई गई और जेडीयू नेता गुलाम रसूल के सेना पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुतिन के प्लान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दावा बहुत डरावना है और वो ये है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं खेलने वाले, बल्कि उन्होंने अमेरिका, यूरोप और नेटो को बर्बाद करने के लिए ट्रिपल अटैक का पक्का प्लान बना लिया है। पुतिन का पहला निशाना तो यूक्रेन ही होगा, लेकिन उनके दूसरे और तीसरे टारगेट ने नेटो और यूरोप का बीपी बढ़ा दिया है। यूक्रेन की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा है कि पुतिन का दूसरा शिकार यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा होने वाला है। माना जा रहा है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला करने वाले हैं। वहीं पुतिन का तीसरा टारगेट नेटो का सदस्य पोलैंड होगा। इस दावे के बाद 24 फरवरी को सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि 24 फरवरी वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा होने जा रहा है। यानी नेटो, यूरोप और अमेरिका के पास सिर्फ 10 दिन। अगर इन 10 दिनों में पुतिन को नहीं रोका गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर पुतिन ने मोल्दोवा पर चढ़ाई कर दी तो अमेरिका, नेटो और यूरोप से हालात नहीं संभलने वाले। यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा भी उसकी तरह कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वो अपना पाला बदल चुका है और नेटो में शामिल होने के लिए छटपटा रहा है। मोल्दोवा के नेटो से अच्छे रिश्ते हैं और वो उसके साथ मिलकर काम करता रहा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू का पश्चिम की तरफ झुकाव भी है। मोल्दोवा यूक्रेन के साथ भी खड़ा है और इसी बात ने मोल्दोवा को पुतिन का दुश्मन बना दिया है। खुद मोल्दोवा की राष्ट्रपति पूरी दुनिया के सामने आरोप लगा रही हैं कि पुतिन उनके यहाँ धावा बोलकर तख्ता पलट करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने एकदम इंटरनेशनल प्लान बनाया है। इस प्लान में रूस अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त बेलारूस, सर्बिया और मोंटेनेग्रो भी शामिल है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू ने दावा किया कि पुतिन इन देशों के उन नागरिकों को अपना मोहरा बनाने की तैयारी में है जिन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली हुई हो, लेकिन उन लोगों को आम लोगों की तरह कपड़े पहनाकर मोल्दोवा में छोड़ा जाएगा ताकि किसी को उन पर शक न हो। वो लोग मोल्दोवा में दंगा करेंगे, वहां के सरकारी संस्थानों पर हमला करेंगे और मोल्दोवा के नागरिकों को बंधक बनाएंगे। मोल्दोवा का कहना है कि यूक्रेन के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनमें रूस के इस प्लान की एक एक डिटेल है। हालांकि रूस ने मोल्दोवा के दावों को नकार दिया, लेकिन अमेरिका का भी मानना है कि अगर पुतिन ने मोल्दोवा पर कब्जा करने की कसम खा ली है तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल है। मतलब अमेरिका यूक्रेन को तो रूस से बचा नहीं पाया और अब उसके लिए मोल्दोवा की नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि पुतिन का प्लान अकेले मोल्दोवा पर ही धावा बोलने का नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस बात का सबूत यह है कि एक दिन पहले रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रूस की सेना के 3 विमान पोलैंड के आसमान में एंट्री मारने की फिराक में उड़ पड़े। इनमें एक था रूस का इल्यूशन Il-20M स्पाई प्लेन और बाकी 2 थे रूस के सुखोई Su-28 फाइटर जेट। बताया गया कि ये तीनों विमान रूस के कलिनिनग्राद से पोलैंड की तरफ उड़े, हालांकि उन्हें खदेड़ दिया गया। कलिनिनग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसकी सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों के बीच बसा है। इसीलिए पोलैंड की लोकेशन उसे अमेरिका और नेटो के लिए बेहद अहम बना देती है। और अगर अमेरिका और नेटो पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोक पाए तो फिर पुतिन को पोलैंड में घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा। और खबर है कि पुतिन वैसे ही जंग का 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन में अपनी अब तक की सबसे बड़ी चाल चलने का ऑर्डर सेना को दे चुके हैं। खुद यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन का निशाना डॉनबास होने वाला है, जिसके लिए रूस की सेना 2000 टैंकों, 3 लाख सैनिकों, 3950 बख्तरबंद गाड़ियों, 810 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टमों, 400 लड़ाकू विमानों और 300 हेलीकॉप्टरों के साथ डॉनबास में ऑल आउट अटैक करने की तैयारी में। अब महज 10 दिन के अंदर रूस की इतनी बड़ी रणनीति की काट निकाल पाना नामुमकिन ना सही, लेकिन पहाड़ हिलाने जैसा तो है ही। इसी वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ साफ कह दिया कि वो गलती से भी रूस न जाएं और जो अमेरिकी पहले से ही रूस में हैं वो तुरंत वहां से निकल जाएं। क्योंकि 10 दिन बाद यूक्रेन में क्या होगा इसका अंदाजा अमेरिका भी नहीं लगा पा रहा। हाँ, लेकिन इतना तो उसे भी पक्का एहसास है कि जो भी होगा बहुत बुरा होगा और सोच से परे होगा। इसलिए मॉस्को में अमेरिका के दूतावास ने चेतावनी जारी कर दी कि उसके जो नागरिक रूस में रह रहे हैं उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। रूस की एजेंसियां उन्हें परेशान कर सकती हैं और अगर ये सब न हुआ तो रूस उन्हें अपनी सेना में जबरन शामिल कर सकता है।
अमेरिका को जिस खतरे का डर सता रहा है वो फ्रांस को भी है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को रूस के दोस्त बेलारूस न जाने की हिदायत दी और कहा कि उसके जो लोग बेलारूस में मौजूद हैं वो भी वहां से चले जाएं। इस बीच 24 फरवरी से पहले रूस ने समंदर में भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया और उसके Tu-95 बॉम्बर ने बेरिंग सी पर उड़ान भरी। ये बेरिंग सी प्रशांत महासागर का एक छोटा सा हिस्सा है और रूस का Tu-95 बॉम्बर करीब 7 घंटे तक बेरिंग सी पर उड़ता रहा। बॉम्बर के साथ सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस अभ्यास की न केवल जानकारी दी बल्कि विमानों के उड़ान भरने का वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस का बॉम्बर समंदर के उस हिस्से पर उड़ान भरता नजर आया जो उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस और अमेरिका की समुद्री और हवाई सीमा को अलग करता है। प्रशांत महासागर के इसी हिस्से को बेरिंग सी कहते हैं और रूस का बॉम्बर और लड़ाकू विमान उसी पर उड़ा। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया कि उसके विमानों ने कोई नियम नहीं तोड़ा और अपनी हवाई सीमा के अंदर ही उड़े और सीमा के नजदीक चक्कर लगाकर लौट आए। वैसे रूस के विमान आर्कटिक, नॉर्थ अटलांटिक, प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर और ब्लैक सी में घूमते रहते हैं, लेकिन 24 फरवरी के नजदीक आने के बाद उनका वहां आना जाना बढ़ गया है। हालांकि रूस ने बार बार कहा कि उसके विमान नियमों के तहत उड़ान भरते हैं और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं तोड़ते, लेकिन रूस का बेरिंग सी में अपना बॉम्बर भेजना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये विमान कोई मामूली विमान नहीं है। ये एक साथ कई मिसाइलें और परमाणु हथियार लेकर उड़ता है। रूस का ये बॉम्बर 1950 में भी दुश्मनों को तंग कर चुका है और कोल्ड वॉर के दौरान तब के सोवियत संघ के दुश्मनों को मजा चखा चुका है। समय के साथ साथ रूस के Tu-95 बॉम्बर में कई बदलाव किए गए, जिससे ये खतरनाक होता गया और अब तो Tu-95 बॉम्बर परमाणु हथियारों समेत 16 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। यानी अपने इस बॉम्बर को बेरिंग सी भेजकर पुतिन ने फिर से बाइडेन को छेड़ दिया है, क्योंकि 24 फरवरी ज्यादा दिन दूर नहीं है और पुतिन बात बात पर अमेरिका को जता रहे हैं कि कुछ तो बड़ा और भयंकर होने वाला है। उधर नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि पुतिन ने परमाणु हथियारों से लैस अपने जंगी जहाज समंदर में उतार दिए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि 24 फरवरी को पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। यूक्रेन की सेना को चारों खाने चित करने के लिए रूस अलग अलग शहरों पर एक साथ हमले की तैयारी में है, लेकिन नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रूस ने परमाणु हथियारों से लैस अपनी नॉर्दर्न फ्लीट के जंगी जहाजों को समंदर में उतार दिया और ये पहली बार है जब पुतिन ने कोल्ड वॉर के बाद इस तरह अपने घातक हथियारों को समंदर में रवाना किया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ गई, क्योंकि रूस ने अगर परमाणु हथियार चला दिए तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के जवानों ने पोलैंड में लेपर्ड 2 टैंक से हमले करने का अभ्यास शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक एक मैदान में टैंकों के साथ दिखाई दिए। जंग के मैदान में लेपर्ड 2 टैंक से दुश्मन को कैसे खत्म किया जाए, जेलेंस्की के जवानों ने इसकी ट्रेनिंग ली। असल में जर्मनी जल्द यूक्रेन को कई लेपर्ड 2 टैंक भेजेगा, इसीलिए जेलेंस्की के सैनिकों ने अभी से कमर कस ली। ये टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह से तैयार रहना चाहते हैं, ताकि जैसे ही उन्हें ये टैंक मिले वो रूसी सैनिकों पर जोरदार हमले कर सकें। इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों का सर्वे किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे से पहले बीबीसी को नोटिस भी भेजा गया था, जिसका जवाब न देने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की। बताया गया कि दिल्ली और मुंबई में सर्वे के दौरान बीबीसी के दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी जमा करवाए गए। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बयान जारी कर बीबीसी पर लेन देन में गड़बड़ी और नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया। उधर न्यूजीलैंड में ताकतवर तूफान गैब्रियल की चपेट में आने से वहां के कई इलाकों में भीषण तबाही मच गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड की सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी। ऐसा न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब वहां इमरजेंसी लागू की गई है, क्योंकि गैब्रियल के दस्तक देने के बाद न्यूजीलैंड के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में हालात बहुत खराब हो गए, जिनमें हॉक्स बे भी शामिल रहा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नॉर्थ आइलैंड के पूर्वी तट पर बसा ये इलाका पानी में डूबा नजर आया। वहां ये पता लगाना मुश्किल दिखा कि सड़क कौन सी है और किस जगह खेत है। हॉक्स बे में कई पेड़ पानी में डूबे दिखाई दिए तो कुछ को ताकतवर तूफान गैब्रियल ने ऐसा कुचला कि वो जमीन से उखड़कर जहां तहां गिर गए, जिस वजह से कहीं लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा तो कहीं पेड़ों के गिरने से रास्ते ब्लॉक हो गए। लेकिन तबाही की ये तस्वीरें यही नहीं थमी। पूरे न्यूजीलैंड में गैब्रियल ने ऐसा कहर ढाया कि उससे उबर पाना इतना आसान नहीं दिख रहा। इस तूफान के कारण वहां 500 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की जा चुकी हैं और 46,000 घरों की बिजली कट गई है, क्योंकि वहां 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके कारण कई इलाकों में अंधेरा छा गया। कुछ ऐसा ही हाल ऑकलैंड का भी हुआ। वहां भी 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने पूरे शहर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। तूफान के कारण कई इलाकों में जमकर पानी बरसा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया।
समुद्र किनारे बसे इलाकों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं, क्योंकि वहां लहरों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। समंदर का पानी उछाल मारकर सड़कों पर आने लगा, जो लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अभी इस तूफान से वहां और तबाही मच सकती है। बताया जा रहा है कि कई इलाकों में तो हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां राहत बचाव के काम में भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं। और यही वजह रही कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने गैब्रियल तूफान से बिगड़े हालात को देखते हुए देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया। We have the Defence Force on the ground now. न्यूजीलैंड की सरकार की तरफ से समुद्र किनारे मौजूद इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। आरोप है कि वहां जमीन खाली कराते वक्त एक झोपड़ी में आग लगा दी गई, जिसमें जलकर एक महिला और उसकी बेटी की मौत हो गई। कार्रवाई आगे की जानी है, वो सख्ती से की जाएगी, किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए आई टीम के करीब 25 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। वहीं इस घटना के बाद वहां पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने यह दावा किया कि उनके पास जर्मनी के तानाशाह हिटलर की पिस्तौल है, जिससे उन्होंने जेलेंस्की की हत्या करने की धमकी दे दी। ये दावा उन्होंने रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा को इंटरव्यू देने के दौरान किया। ओल्गा स्किबिएवा पर पश्चिमी देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगता रहा है, जिन्होंने इस बार चेचन कमांडर रमजान कादिरफ से कई सवाल पूछे, जिनमें एक सवाल के जवाब में कादिरफ ने साफ कहा कि उनके पास एक पिस्तौल है, जिससे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। उसी पिस्तौल से चेचन कमांडर ने जेलेंस्की को मारने की धमकी दे डाली। इंटरव्यू के दौरान रमजान कादिरफ ने वो पिस्तौल रूसी पत्रकार ओल्गा स्किबिएवा को दिखाई और कहा कि उस पिस्तौल को उन्होंने खास तौर पर जेलेंस्की के लिए उठाकर रखा है। कादिरफ के मुताबिक उनकी ये पिस्तौल हमेशा लोडेड रहती है, उन्हें बस इंतजार है तो पुतिन के ऑर्डर का। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 3 साल पहले जब उन्होंने अजीत पवार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो वो गठबंधन शरद पवार की सहमति से हुआ था। 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में फूट पड़ गई थी। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आमची चर्चा ही पवार साहेबांशी झाली होती। हालांकि शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के दावों को गलत बताया। आणि असंच त्याचा आधार घेऊन अशा प्रकारचे शिवसेनेचे करतील असं मला कधी वाटलं नाही। देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर 2019 को सुबह करीब 8 बजे शपथ ली थी और कुछ घंटों बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उधर कंगाल हो चुके पाकिस्तान से न सिर्फ उसके दोस्त किनारा कर रहे हैं, बल्कि विदेशी कंपनियों ने भी अब वहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक ने वहां विमान सेवा जारी रखने से मना कर दिया और ये ऐलान कर दिया है कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनी पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेगी। मतलब ये कि ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक पाकिस्तान में अपनी सेवा पूरी तरह बंद कर देगी। अभी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर और इस्लामाबाद के बीच वर्जिन अटलांटिक हवाई सेवा देती है, लेकिन पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखते हुए कंपनी ने यह ऐलान कर दिया कि वो 1 मई के बाद लंदन से लाहौर के बीच उड़ान सेवा बंद कर देगी। इसी तरह लंदन से इस्लामाबाद की उड़ान सेवा भी 9 जुलाई के बाद रोक दी जाएगी। जबकि वर्जिन अटलांटिक ने दिसंबर 2020 में पाकिस्तान में उड़ान सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन पाकिस्तान की बदहाल आर्थिक स्थिति की वजह से कंपनी ने 2.5 साल में ही अपना कारोबार समेटने की घोषणा कर दी, जिससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को बड़ा झटका लगा। हालांकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी दुनिया में कर्ज मांगता फिर रहा है। मुस्लिम देशों से लेकर पश्चिमी देशों तक कर्ज का कटोरा लेकर वो भीख मांग रहा है। वो IMF से बेल आउट पैकेज की गुहार लगा रहा है, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी पाकिस्तान की हालत सुधरती नहीं दिख रही। पेट्रोल, डीजल और गैस की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ जरूरी चीजों की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। लोग एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटे की बोरियों के लिए लोग एक दूसरे की जान तक लेने पर आमादा हैं। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब उसके पास विमानों और हेलीकॉप्टरों को उड़ाने के लिए ईंधन की भारी कमी हो गई। ईंधन की किल्लत बढ़ने के बाद कई शहरों में विमान सेवा रोकनी पड़ गई। और तो और ईंधन की कमी की वजह से पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस की सेवा भी ठप हो गई। एयर एम्बुलेंस की सेवा देने वाले संगठन एधी का कहना है कि उसका ईंधन कराची पोर्ट पर दिसंबर 2022 से फंसा है, जिसके लिए उसने $23,000 यानी भारतीय रुपयों में 20 लाख रुपए भी बैंक में जमा करा दिए। लेकिन एम्बुलेंस सेवा देने वाले संगठन का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फ्यूल के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से एयर एम्बुलेंस को उड़ाने के लिए उसके पास ईंधन की कमी हो गई और मजबूर होकर उसे एयर एम्बुलेंस की सेवा बंद करनी पड़ी। इस बीच गैस नहीं मिलने पर पाकिस्तान ने कोयले से सस्ती बिजली बनाने का प्लान बनाया। वहां के ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया कि सरकार कोयले से बिजली उत्पादन चौगुना करने की तैयारी कर रही है।
क्योंकि पाकिस्तान के पास गैस खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूरोप के देशों की सख्ती, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो कम दाम पर एलएनजी खरीदने वाले देशों की ओर देखेंगे तक नहीं, क्योंकि अब यूरोप की हालत पहले जैसी नहीं रही। रूस ने उसे भी तेल और गैस के लिए तरसा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान को सस्ती कीमत पर एलएनजी देने का सवाल ही नहीं उठता। और इसी वजह से पाकिस्तान में गैस से बिजली उत्पादन का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया और कोयले से बिजली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान में गैस पावर प्लांट काम नहीं करेंगे और कोयले से चलने वाले पावर प्लांट पर काम शुरू होगा। उसकी सरकार का प्लान कोयले से बिजली उत्पादन चौगुना करने का है, लेकिन असली परेशानी पैसों की है। और इसके लिए पाकिस्तान को निवेशकों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता। और निवेशक मिलना तो दूर की बात है, ये बात पाकिस्तान की सरकार को भी पता है, लेकिन शहबाज सरकार कोयले से चलने वाले पावर प्लांट बनाने की तैयारी करके बैठी है, क्योंकि उसका कहना है कि पाकिस्तान के पास हाई क्वालिटी गैस पावर प्लांट तो हैं, लेकिन गैस नहीं है, इसलिए कोयला ही आखिरी रास्ता बचा है। लेकिन पाकिस्तान बिक भी जाए तो भी रोशनी नहीं ला सकता, क्योंकि न उसके पास पैसे हैं न निवेशक। वहीं रोजाना गरीबी और भुखमरी के जाल में पाकिस्तान अब इस कदर फंस चुका है कि उसे आईएमएफ का बेल आउट पैकेज भी बचा नहीं सकता। मतलब ये कि आईएमएफ के जिस बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान की सरकार कुछ भी करने को तैयार है, वो अगर मिल भी जाए तो भी पाकिस्तान को कंगाल होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त इस कदर बेहाल है कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज के तौर पर $1 करोड़ 10 लाख की किस्त मिलनी है, जबकि इस $1 करोड़ 10 लाख के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। कुछ ऐसा करना है जिसमें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। आईएमएफ की टीम जब पाकिस्तान से निकली तो वहां के वित्त मंत्री दावा कर रहे थे कि 2-3 दिन में मिनी बजट लाया जाएगा। मिनी बजट के जरिए वहां की जनता से 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की वसूली करने का प्लान था, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान सरकार केवल छोटे छोटे टैक्स लगाने के ऐलान कर रही है और दावा कर रही है कि धीरे धीरे वो आईएमएफ की सारी शर्तों को लागू करेगी। सरकार की अपनी मजबूरी भी है, उसे लगता है कि एक साथ इतने टैक्स लोगों पर डाले तो पब्लिक विद्रोह कर देगी और सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन धीरे धीरे टैक्स लगाने का असर यह है कि उसे बेल आउट पैकेज मिलने में देर हो रही है। जब पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम 30 जनवरी को पहुंची थी तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $390 करोड़ था, लेकिन 13 फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $270 करोड़ रह गया। मतलब 2 हफ्तों में $120 करोड़ विदेशी मुद्रा भंडार से कम हो गए। मुल्क को चलाने के लिए पाकिस्तान को रोजाना विदेशी मुद्रा भंडार खाली करना पड़ता है, जिसे रोकना मुमकिन नहीं है। लेकिन आईएमएफ से अगर $110 करोड़ की मदद तब मिले जब $120 करोड़ खजाने से निकल गए हों, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यही गणित पाकिस्तान के अर्थशास्त्री अब वहां की सरकार को भी समझा रहे हैं। मतलब ये कि बेल आउट पैकेज के इंतजार में अगर पाकिस्तान को 10 दिन और लग गए तो पाकिस्तान तो पूरी तरह तबाह हो चुका होगा। उस वक्त तो बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान अपने जख्मों पर नमक ही छिड़क पाएगा, क्योंकि रोजाना पाकिस्तान के लिए डॉलर महंगा हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार जैसे जैसे खाली हो रहा है, पाकिस्तान का रुपया और कमजोर हो रहा है। ऊपर से बेल आउट पैकेज के इंतजार में पाकिस्तान के कारखाने बंद हैं। जो उद्योगपति माल बनाकर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया करते थे, उनके कारखाने भी ठप पड़े हैं। ऊपर से महंगाई का हाल ऐसा कि लोगों की आह निकल रही है। वहां 1 लीटर दूध इस वक्त 210 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। 1 किलो चिकन की कीमत 700 से 800 रुपए के बीच है। बिजली से लेकर पेट्रोल डीजल तक और सब्जियों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब कुछ महंगा होने की वजह से पाकिस्तान में जीना मुश्किल हो रहा है। इस बीच पाकिस्तान के लेखक, पत्रकार और कलाकार तक पाकिस्तान की सरकार को आईना दिखाने में लग गए। पाकिस्तान के मशहूर टीवी आर्टिस्ट और कॉमेडियन अनवर मकसूद का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने अपने ही मुल्क को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनवर मकसूद ने इमरान खान पर दर्ज हो रहे केस पर भी तंज कसा। पाकिस्तान में पठान पर एफआईआर का चला गया। यहाँ तक कि नमक के उत्पादन पर भी अनवर मकसूद ने तुकबंदी की और अपने देश के नेताओं को गाली तक दे दी। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1 है। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली से कोई भी नहीं बच रहा। क्या करें, अमीर परेशान है कि डॉलर महंगा हो गया, गरीब परेशान है रोटी महंगी हो गई। अनवर मकसूद का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। उधर इमरान खान ने पाकिस्तान की बदहाली का ठीकरा पूर्व सेना प्रमुख बाजवा पर फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को रूस से सस्ता तेल नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह बाजवा है, क्योंकि उन्होंने खुलेआम रूस की आलोचना की और यूक्रेन जंग के मुद्दे पर अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गए। इमरान पहले भी बाजवा पर बरस चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने खुलकर कहा कि रूस की आलोचना करके बाजवा ने सबसे बड़ी गलती कर दी। एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। इमरान ये कहने से भी नहीं चूके कि बाजवा अमेरिका की जी हुजूरी करते थे।
हम उनसे सस्ता तेल ले रहे हैं, उसने कंडेम कर दिया, और अमेरिका को खुश करने के लिए। जिस समय यूक्रेन जंग शुरू हुई थी, इमरान खान रूस के दौरे पर थे। उनकी और पुतिन की मुलाकात की तस्वीर दुनिया ने देखी थी और उसी मुलाकात का जिक्र करके इमरान ने बाजवा को जमकर कोसा। इमरान ने दावा किया कि बाजवा ने रूस की आलोचना करके उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनके रूस जाने का मकसद सस्ती कीमत पर तेल खरीदना था। वो चाहते थे यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान भी भारत की तरह न्यूट्रल रहे और सस्ते तेल का फायदा उठाए। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा है। महंगाई के मुद्दे पर शहबाज एंड कंपनी लगातार इमरान की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही, जिसका जवाब देने इमरान सामने आए। वो बाजवा पर भड़के और ऐसा भड़के कि पाकिस्तान की सारी तिकड़म की पोल खुल गई, क्योंकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर नाचता है, जबकि मुसीबत के समय बाइडेन ने पाकिस्तान को पूछा तक नहीं। जबकि भारत की जबरदस्त कूटनीति ने उसे रूस और अमेरिका दोनों के करीब रखा। यही नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने अपनी सरकार को भारत की नीतियों से सीखने की नसीहत दी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे करवाया, जिसमें एशिया के ताकतवर देशों में भारत को चौथे नंबर पर रखा गया, जबकि पाकिस्तान को 15वें नंबर पर रखा गया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया के ताकतवर देशों की जो लिस्ट जारी की, उसमें भारत का नंबर चौथा आया। पाकिस्तान के लोगों ने इसी सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सरकार को भारत से सीखने की सलाह दे डाली। कुछ लोगों ने खुलकर कह दिया कि भारत पाकिस्तान का उस्ताद है और पाकिस्तान को ये बात मान लेनी चाहिए। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों को लाचार कर दिया है और उसे किसी से मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, जिसके लिए पाकिस्तान के लोग वहां के नेताओं को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लुटिया वहां के नेताओं ने डुबोई, क्योंकि उन्होंने सत्ता में आने के बाद न जनता के बारे में सोचा और न पाकिस्तान की तरक्की के बारे में। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान हर क्षेत्र में भारत के पांव की धूल बनकर रह गया। रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान की नीतियों की वजह से उसे अपना पसंदीदा देश तक कहने लगे। जहाँ तक आपने इंडिया की बात की तो मेरा तो फेवरेट कंट्री है। यानी पाकिस्तान में भारत का डंका बज रहा है। यहाँ की सरकार, उसके काम और विदेश नीति, हर चीज की पाकिस्तान में तारीफ हो रही है और पाकिस्तान के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की नसीहत मिल रही है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को दर दर का भिखारी बना दिया। इधर इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर होने की खुशी में हनीप्रीत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के साथ केक काटा। राम रहीम इन दिनों पैरोल पर यूपी के बागपत के आश्रम में ठहरे हैं, जहां उनकी करीबी हनीप्रीत ने इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर होने की खुशी में केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान हनीप्रीत के साथ राम रहीम भी नजर आए, जो हनीप्रीत को केक खिलाते और आशीर्वाद देते दिखे। उधर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जल्द ही चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल में शिफ्ट किया गया। पिछले हफ्ते ही जेल के अंदर अब्बास अंसारी की पत्नी को गैर कानूनी तरीके से उनसे मुलाकात करते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने अब्बास अंसारी को चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल में शिफ्ट करने का फैसला किया। बताया गया कि मुख्तार अंसारी के बेटे को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और बहुत जल्द उनका ठिकाना बदल दिया जाएगा। इस बीच खबर है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के प्लान से नेटो नाराज हो गया। हालांकि युद्ध की शुरुआत से ही नेटो देश यूक्रेन की मदद करते आए हैं और रूस के खिलाफ जेलेंस्की के कंधों को मजबूत करते आए हैं। लेकिन अब खबर है कि जेलेंस्की ने नेटो का तनाव बढ़ा दिया है। नेटो चीफ के मुताबिक जंग में जेलेंस्की पुतिन से ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। नेटो चीफ ने बताया कि रूस के मुकाबले यूक्रेन की फौज रोजाना बहुत ज्यादा गोले दाग रही है। जानकारों के मुताबिक यूक्रेन की सेना रोजाना 6000 से 7000 गोले रूसी फौज पर बरसा रही है। इसलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस कदम से पुतिन भड़क सकते हैं, जिससे पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि युद्ध में यूक्रेन को लगातार अमेरिका समेत दूसरे पश्चिमी देशों से मदद मिल रही है। ऐसे में नेटो के महासचिव ने चेतावनी दी और कहा कि यूक्रेन बहुत तेजी से गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पश्चिमी देशों पर दबाव बढ़ सकता है। इधर बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या करने की धमकी देने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक लड़का केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की सुपारी लेकर शिवरात्रि के मौके पर उन्हें गोली मारने की बात कहता देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने आरोपी को ढूंढ निकाला। व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और आगे पूछताछ जारी है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस वीडियो में दिख रहे बाकी लोगों की तलाश में भी जुट गई। उधर नेपाल की राजधानी काठमांडू में सैकड़ों ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने नए यातायात नियमों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी सड़कों को जैम कर काफी देर तक हंगामा करते रहे। इस दौरान हालात ऐसे बन गए कि उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। काठमांडू में सड़कों पर उतरे सैकड़ों ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने नए यातायात नियमों को गलत बताया। असल में काठमांडू में नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस नियमों को तोड़ने पर नेपाली रुपयों में 1500 रुपए जुर्माना वसूल सकती है, जो पहले 500 हुआ करता था।
यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट कर्मियों ने नए यातायात नियमों को गलत बताते हुए हंगामा किया। इधर दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जल बोर्ड में इस घोटाले की जानकारी पिछले साल सामने आई, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि पानी के बिल इकट्ठा करने वाली कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद उसे जल बोर्ड के खाते की जगह अपने खाते में भेज दिए। बाद में जब ये रकम जल बोर्ड के खाते में डाली गई तो उसमें करीब 20 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया। इस बीच बिहार के बक्सर में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। हालांकि पप्पू यादव इस हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों समेत 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब पप्पू यादव छपरा से लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले के आगे अचानक एक ट्रक आ गया, जिससे कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। उधर खबर है कि तुर्की में 2 विमान कंपनियों ने लोगों को मुफ्त में हवाई यात्रा कराने का ऐलान कर दिया। ये दोनों कंपनियां भूकंप की वजह से बर्बाद हुए इलाके के लोगों की मदद के लिए आगे आई और उन्हें वहां से निकालकर इस्तांबुल और अंकारा में मौजूद सुरक्षित जगहों तक पहुंचाएंगी। बताया गया कि तुर्की एयरलाइंस और पेगासस एयरलाइंस के कुछ विमान तुर्की और सीरिया में बेघर हुए लोगों को मुफ्त में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाएंगे, जिनमें भूकंप की मार झेलने वाले इलाकों के छात्र और दूसरे देश से आए सैलानियों को तवज्जो दी जाएगी, ताकि वो जल्द से जल्द खतरे वाले इलाकों से दूर हो सके। विमान कंपनियों के इस ऐलान के बाद गाजियान्टेप और नूरदगी इलाके में फ्री टिकट के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहां हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए, ताकि तुर्की और सीरिया के तबाही वाले इलाकों से वो निकल सकें। इस बीच तुर्की में आए भूकंप की वजह से वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। वहां कुछ इलाकों में तो खौफ इतना बढ़ गया कि लोग घरों को छोड़कर सड़कों पर रहने लगे और उन्होंने अपनी कारों को ही अपना घर बना लिया। आंतकिया पहुंची न्यूज 18 की टीम ने जब वहां लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो जरूरत का सारा सामान लेकर अपनी कारों में ही रहने को मजबूर हैं। वहां लोगों की कारों में किचन से लेकर बेडरूम तक का सारा सामान रखा नजर आया। ये लोग उस घर में रहते हैं लेकिन अब नहीं जा सकते क्योंकि उसके गिरने का खतरा बना हुआ है और इसका कारण था भूकंप की वजह से पड़ी दरारें। दरअसल 6 फरवरी को आए जोरदार भूकंप ने पूरे तुर्की को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद वहां कई इमारतें रहने लायक नहीं बची। यही वजह थी कि लोगों ने सड़कों पर डेरा जमा लिया। इसके लिए कुछ लोगों ने अपनी कारों को अपना घर बनाया तो कुछ लोग फुटओवर ब्रिज के किनारे लगी बेंचों पर लेटे नजर आए। लेकिन इनके सामने अब सबसे बड़ा संकट राहत सामग्री की कमी का है। अंतक्या तुर्की के सबसे ठंडे इलाकों में एक है, जहां घरों में दरार पड़ने के बाद लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और ठंडी हवाओं ने उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। हालांकि वहां की सरकार कंबल और बाकी राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, जिसके लिए वहां लंबी लंबी कतारें लगी नजर आईं। लेकिन लोगों का ठंड से लड़ पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में भारत समेत दुनिया के कई देशों की तरफ से की गई मदद से यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन भूकंप ने तुर्की के कई शहरों में इस तरह तबाही मचाई है कि वहाँ हालात सामान्य होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। वहीं तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद करने में जुटी हुई हैं। मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इसी बीच वहां के गाजियान्टेप प्रांत के एक इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखाई दिया। वहां मदद के लिए पहुंचे एनडीआरएफ के जवानों ने मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश की। उस मलबे के पहाड़ पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। न्यूज 18 की टीम जिस जगह पहुंची वहां बखमूत में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से नेटो की चिंता बढ़ गई। नेटो के महासचिव के मुताबिक पुतिन की फौज अब यूक्रेन पर पहले से भीषण हमले कर रही है, जिनमें यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने रूसी सेना के भीषण हमलों पर चिंता जताई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की फौज बखमूत पर जमकर कहर बरपा रही है, जिसकी कीमत वहां के आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। आरोप है कि रूस के हमलों में एक दिन में ही कम से कम 5 आम नागरिकों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि अब रूसी सेना बखमूत को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में करना चाहती है और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए उसने हमले तेज कर दिए। यही नहीं, बताया जा रहा है कि एक दिन में ही रूस की सेना ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ बम बरसाए। यानी रूसी सेना अब हर हाल में यूक्रेन पर फतह करना चाहती है। लेकिन इसी बीच नेटो ने भी साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को सभी जरूरी मदद देता रहेगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही जेलेंस्की की सेना को पश्चिमी देशों से कई तरह के आधुनिक हथियारों की मदद मिलेगी। लेकिन खबर है कि अभी रूस के सैनिक यूक्रेन पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। दावा है कि रूसी सेना तेजी से हमले करते हुए यूक्रेन के कुछ शहरों की तरफ बढ़ रही है।
हालांकि जेलेंस्की के मुताबिक उनके सैनिक पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से वीडियो कॉल पर बात की। ये बातचीत टाटा ग्रुप और फ्रांस की कंपनी एयरबस के बीच विमानों की खरीद की एक डील के मौके पर हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और भारत के रिश्तों के और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद जताई। राष्ट्रपति मैक्रों, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हमारे द्विपक्षीय संबंध और भी नई ऊंचाइयों को छुएंगे। साथ ही उन्होंने टाटा ग्रुप और फ्रांस की कंपनी एयरबस को उनकी डील के लिए बधाई भी दी। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया की सरकार ने अपने देश के लोगों को एक अजीब आदेश दे दिया। वहां अब किसी को भी अपनी बेटी का नाम किम जू ए रखने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये नाम किम जोंग उन की बेटी का है। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि नए आदेश के मुताबिक उत्तर कोरिया में अब कोई भी अपनी बेटी का नाम जू ए नहीं रख पाएगा। और जिन लोगों ने अपनी बेटी का नाम किम जोंग उन की बेटी के नाम पर रखा है, उन्हें फौरन इसे बदलना भी होगा। और ये सब इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया का मानना है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को सत्ता सौंपने का मन बना चुके हैं, जो कुछ दिन पहले हुए उत्तर कोरिया की मिलिट्री के जश्न में किम जोंग उन के साथ पहली बार नजर आई थी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब उत्तर कोरिया में लोगों के नाम रखने पर बैन लगाया गया हो। ऐसे ही 2014 में भी उत्तर कोरिया में किम जोंग उन नाम के सभी लोगों को अपना नाम बदलने का आदेश दिया गया था। इधर भारतीय वायुसेना ने यह साफ कर दिया कि जल्द ही देश को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। ये विमान आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे, यानी ये पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। वायुसेना के डिप्टी एयर चीफ मार्शल के मुताबिक 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा जा चुका है, जिस पर मोहर लगते ही लड़ाकू विमानों को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे काफी डिस्कशंस हो रहे हैं इस बात पे और ये प्रोग्राम को हम सक्सेस तक ले जाएंगे। वहीं चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिल रही धमकियों पर भी उन्होंने जवाब दिया। डिप्टी एयर चीफ मार्शल ने दावा किया कि आमने सामने की लड़ाई के लिए भारतीय वायुसेना हर तरह से तैयार है। कॉन्फिडेंट है अगर 2 फ्रंट इशू आए तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। इस दौरान बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो में भारतीय विमानों के अलावा अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 और F-16 भी उड़ान भरते नजर आए। इस बीच अमेरिका के मिशिगन राज्य में मौजूद मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत फैल गई। बताया गया कि एक नकाबपोश बंदूकधारी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। फायरिंग के दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। वहीं सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस को घेर लिया और हमलावर की तलाश में जुट गई। इधर दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक महिला की चेन झपट ली। बताया गया कि महिला के पति फर्रुखाबाद में एसडीएम के पद पर तैनात है और वो दूध लेने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश उनकी चेन छीनकर फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की ये पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस घटना के जल्द खुलासे के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी तस्वीरों को भी खंगालना शुरू कर दिया। उधर खबर है कि रूसी सेना का एक बॉम्ब एक्सपर्ट अमेरिका में शरण लेने की फिराक में है। इसके बदले वो अमेरिका को पुतिन के खतरनाक हथियारों की सीक्रेट बताने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसे डर है कि रूस में पुतिन उसके लिए खतरा बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि रूसी सेना का ये बम एक्सपर्ट अपने परिवार के साथ पिछले साल दिसंबर में ही अमेरिका की सीमा पर पहुंच गया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उसे वहीं रोक दिया, जिसके बाद उसने अपनी जान बचाने के लिए पुतिन के सीक्रेट बताने की पेशकश कर दी। खबर है कि वो रूस में पुतिन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल रहा था, जिसकी जानकारी सेना के जरिए रूसी राष्ट्रपति को मिल गई और तभी से वो पुतिन के निशाने पर आ गया। जिसके बाद रूसी सेना उसे पकड़ने में जुट गई, लेकिन वो अपने परिवार के साथ पुतिन की फौज से बचकर रूस से भाग निकला। कहा जा रहा है कि उसे पुतिन से बचने के लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना अमेरिका लगा और इसीलिए उसने अमेरिका में शरण लेने के लिए सबसे बड़ा दांव खेल दिया। खबर है कि वो रूसी सेना के लिए जंगी जहाज बनाता था। यही नहीं, वो रूस के सबसे खतरनाक बॉम्बर Tu-160 के निर्माण से भी जुड़ा था। दावा है कि रूस का ये बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों और परमाणु बम दागने में भी सक्षम है और 2220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। यानी रूसी सेना के इस बम एक्सपर्ट के दावे अगर सही हैं, तो उसके पास रूसी हथियारों की कई अहम जानकारियां भी हैं, जिसे अमेरिका हर हाल में हासिल करना चाहेगा। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि उसे अमेरिका ने शरण दी है या नहीं। इस बीच खबर है कि सऊदी अरब पहली बार अंतरिक्ष में किसी महिला यात्री को भेजने की तैयारी कर रहा है और रियाना बरनावी नाम की ये महिला अंतरिक्ष यात्री अमेरिका से लॉन्च होने वाले AX-2 स्पेस मिशन का हिस्सा बनेंगी। जानकारी के मुताबिक ये पहला मौका होगा जब सऊदी अरब किसी महिला अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा। सऊदी अरब का ये स्पेस मिशन मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में पूरा किया जाएगा। उधर चीनी कंपनियों के बनाए सर्वेलेंस कैमरे हटाने के ऑस्ट्रेलिया के कदम के बाद चीन बुरी तरह बौखला गया। उसने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वो उसकी कंपनियों के खिलाफ ऐसे सख्त फैसले न ले। कुछ रोज पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाए गए सर्वेलेंस कैमरों को हटाने का आदेश दिया था।
क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि चीन कहीं उसकी भी जासूसी न कर ले, क्योंकि हाल ही में दुनिया के कई हिस्सों में चीन के गुब्बारे देखे गए थे, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने इस बात की आशंका जताई थी कि चीन गुब्बारों के जरिए जासूसी कर रहा है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी इसी बात का डर सताने लगा और उसने कुछ रोज पहले नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाए गए 200 में 11 सर्वेलेंस कैमरों को हटाने का आदेश दिया था। ये कैमरे चीन की कंपनियों ने बनाए हैं, इसी वजह से चीन अब ऑस्ट्रेलिया के सामने गिड़गिड़ाता दिखाई पड़ रहा है और उससे ये कह रहा है कि उसकी कंपनियों के खिलाफ इतने सख्त कदम ना उठाए जाएं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया अपने देश की सुरक्षा की बात करके उसकी कंपनियों की बदनामी कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फैसले से पूरी दुनिया में यही संदेश जा रहा है कि चीन की कंपनियां जासूसी में शामिल हैं। चीन ने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह के फैसले ले रहा है उससे चीन की कंपनियों को भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही दुनिया के कई देशों के लिए सर्वेलेंस कैमरे बनाने वाली चीन की कंपनी हाइक विजन और दाहुआ ने भी जासूसी के आरोपों को नकार दिया। इन कंपनियों के मुताबिक ये कैमरे किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि चीन और उसकी कंपनियों की इन दलीलों का ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जरा भी असर हुआ हो, क्योंकि उसने एक बार फिर ऐसा फैसला ले लिया जो चीन के पसीने छुड़ा सकता है। अपने नेशनल वॉर मेमोरियल से चीनी कंपनी के बनाए कैमरे हटाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया सरकारी इमारतों से भी ऐसे कैमरे हटाने जा रहा है जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने न सिर्फ सरकारी इमारतों से बल्कि रक्षा संस्थानों से भी चीन के बने कैमरे हटाने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक ऐसे कुल 913 कैमरों को हटाया जाएगा जो वहां की 250 से ज्यादा सरकारी इमारतों में लगाए गए हैं। इससे पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों के खिलाफ ऐसे ही सख्त कदम उठाए थे। अमेरिका ने तो पिछले साल नवंबर में हाइक विजन और दाहुआ के सर्वेलेंस उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध तक लगा दिया था, जबकि ब्रिटेन में भी इन कंपनियों के कैमरों पर रोक लगा दी गई थी। इधर हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी उछाल देखने को मिला और सेंसेक्स 600 अंक बढ़कर 61,032 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 158 अंक की बढ़त के साथ 17,929 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा तेजी आईटी सेक्टर के शेयरों में रही। इस बीच इजराइल के यरूशलेम में शुआफात शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों और इजराइल की सेना के बीच जमकर झड़प हो गई। वहां पहुंची इजराइल की सेना ने अपने एक जवान को चाकू मारने वाले आरोपी के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद शुआफात शरणार्थी कैंप जंग का मैदान बन गया। इजराइल ने आरोप लगाया कि कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों ने उसके जवानों के ऊपर हमला बोल दिया। इजराइल के मुताबिक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसके जवानों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद इजराइल की सेना ने भी पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इजराइल की सेना की फायरिंग के बाद शुआफात शरणार्थी कैंप में बवाल और बढ़ गया। वहां इजराइल की सेना से भिड़ने के लिए सैकड़ों फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इजराइल के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद इजराइल की सेना के जवानों ने भी वहां मोर्चा संभाल लिया और भीड़ की मौजूदगी में ही वहां भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इजरायली सेना की फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई। इजराइल के जवानों का विरोध करने के लिए जमा हुए फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप की गलियों में जाकर छिप गए। हालांकि काफी देर तक वो इजरायली सेना के ऊपर पथराव करते रहे। इजराइल के मुताबिक ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब वो एक 13 साल के लड़के के परिवार वालों से पूछताछ के लिए वहां पहुंचे थे। उस लड़के पर इजराइल की सेना के एक जवान पर चाकू से हमले का आरोप था, लेकिन उसके परिवार वालों ने सही जानकारी नहीं दी, जिसके बाद इजराइल की सेना ने उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया और इसी के बाद पूर्वी यरूशलेम का शुआफात शरणार्थी कैंप सुलग उठा। इधर सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सुबह से शुरू हो जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड की ये परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी और सीबीएसई बोर्ड की इस परीक्षा में इस बार करीब 38 लाख छात्र शामिल होंगे। 10वीं और 12वीं की इन परीक्षाओं के लिए देश भर के सभी केंद्रों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों में छात्रों को किसी प्रकार के फोन, ईयरफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की इजाजत नहीं होगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका से बदला लेने के लिए पुतिन ने स्लीपर सेल को तैयार किया है। खबर के मुताबिक पुतिन के छिपे हुए ये खतरनाक लड़ाके अपने काम को अंजाम देने के लिए अमेरिका के करीब पहुंच भी चुके हैं, जिसके बाद एफबीआई और सीआईए ने इस बात की आशंका जता दी कि अमेरिका पर कभी भी हमला हो सकता है। खबर के मुताबिक पुतिन के ये लड़ाके अमेरिका के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकते हैं और वहां ऐसी तबाही मचा सकते हैं जिससे अमेरिका को भी बड़ी चोट लगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन के स्लीपर सेल में 100 से ज्यादा खतरनाक लड़ाके हैं जो अमेरिका के करीब के कई इलाकों में अपनी पैठ बना चुके हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग के एक अधिकारी ने तो इसे लेकर अलर्ट भी कर दिया। उसके मुताबिक पुतिन के ये खूंखार लड़ाके अलग अलग रूप बनाकर छिपे हो सकते हैं और इशारा मिलने पर अमेरिका को कभी भी दहला सकते हैं। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की 26 गाड़ियों को नीलाम करने की इजाजत दे दी। जांच एजेंसी ईडी ने उन गाड़ियों को नीलाम करने की इजाजत मांगी थी।
जिसमें सुकेश चंद्रशेखर से जब्त की गई गाड़ियों के रखरखाव की वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ने की दलील दी गई थी। ईडी का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने गाड़ियों की नीलामी की इजाजत दे दी और इसकी एक रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दे दिया। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने तालिबान के साथ चीन को भी सबक सिखाने की धमकी दे दी। इसके लिए उसने बाकायदा 48 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उस वीडियो के जरिए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अफगानिस्तान और चीन को खुली चुनौती दे दी। अंग्रेजी और पश्तो भाषा में जारी उस वीडियो में आतंकी संगठन ने धमकी देते हुए ये तक कह दिया कि जिन्हें तालिबान बचाएंगे उन्हें वो मार देंगे। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि आतंकी संगठन का इशारा चीन के नागरिकों की तरफ है। असल में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान के साथ मिलकर बनाया था, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था, जिसके लिए उसने बड़ी संख्या में आतंकियों को कश्मीर भी भेजा था। सोशल मीडिया के जरिए इस आतंकी संगठन ने भारत में अपनी जड़ें भी फैलानी शुरू कर दी थी, जबकि भारत ने कई बार संयुक्त राष्ट्र में आतंक का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान में छिपे बड़े आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की आवाज उठाई। लेकिन हर बार चीन ने पाकिस्तान के आतंकियों को बचा लिया। लेकिन आतंक पर पाकिस्तान का साथ देना अब तालिबान के साथ साथ चीन पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को भारत के लिए खड़ा किया था, अब वही उसके लिए भस्मासुर बन गया है, जो अब चीन और तालिबान को तबाह करने की धमकी दे रहा है। मतलब चीन ने पाकिस्तान और तालिबान के साथ मिलकर जो गड्ढा भारत के लिए खोदा था, वो अब उसी में गिर गया। और न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये भी बताती है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस अफगानिस्तान में बड़े हमले की तैयारी कर चुका है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन के नागरिक एक बार फिर उसके निशाने पर होंगे, क्योंकि 48 मिनट के उस वीडियो में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने चीन को खतरनाक हमले के लिए इंतजार करने की धमकी दी है। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि चीन के नागरिकों पर अफगानिस्तान में एक बार फिर हमले हो सकते हैं। 12 दिसंबर 2022 को इसी आतंकी संगठन ने काबुल में चीनी नागरिकों से भरे एक होटल पर हमला किया था और अपने इस धमकी वाले वीडियो में उसने उसी हमले की तस्वीरें भी दिखाई। और तो और वीडियो में उन आतंकियों की तस्वीरें भी हैं जिन्होंने होटल पर हमला किया था। हालांकि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के इस वीडियो के सामने आने के बाद तालिबानी सरकार ने उसके ठिकानों और उससे जुड़े लोगों पर छापेमारी शुरू कर दी। इधर बांग्लादेश में पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू निर्विरोध नए राष्ट्रपति चुन लिए गए। वो मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 23 अप्रैल को खत्म होगा, जिसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज अवामी लीग पार्टी ने शहाबुद्दीन चप्पू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, जबकि विपक्ष ने किसी को भी उनके खिलाफ नहीं उतारा था, जिससे चप्पू का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा था। इस बीच दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही दिल दहला देने वाला एक दूसरा मामला सामने आया। घटना द्वारका के हरिदास नगर इलाके की है। आरोप है कि वहां साहिल गहलोत नाम के लड़के ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर उसकी लाश को फ्रिज में छिपा दिया था, लेकिन शव को ठिकाने लगाने से पहले ही वो पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक 10 फरवरी को साहिल और उसकी प्रेमिका का कश्मीरी गेट इलाके में शादी की बात पर झगड़ा हुआ था, लेकिन आरोप है कि दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि साहिल ने कार में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो कश्मीरी गेट से द्वारका के मित्राऊं गांव पहुंचा, जहां उसने एक ढाबे पर फ्रिज में शव को छिपा दिया और इसी किचन के अंदर ही लड़की का शव था, ऐसा यहां पर अंदेशा लगाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक लड़की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी। पुलिस ने ढाबे से लड़की के शव को बरामद कर लिया और साहिल से पूछताछ कर मामले की तह तक जाने में जुटी है। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी में नाले पर बने एक पुल के टूटने से करीब 2 दर्जन गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया, जिससे गांव वालों की मुसीबतें बढ़ गईं। क्योंकि पुल के टूटने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार करने को मजबूर हो गए। गांव के बच्चे भी स्कूल जाने के लिए पानी की तेज धार के बीच से गुजरते नजर आए। इलाके के लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद किसी ने उनकी सुध नहीं ली। इधर बिहार के जमुई से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तालाब में बच्चों से भरी एक नाव अचानक पलट गई, जिसे देख वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। सामने आए वीडियो में उस नाव पर कई बच्चे बैठते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नाव पर ज्यादा बच्चे सवार हुए, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह से तैयार रहना चाहते हैं, ताकि जैसे ही उन्हें ये टैंक मिले, वो रूसी सैनिकों पर जोरदार हमले कर सकें। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुतिन के प्लान को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दावा बहुत डरावना है और वो ये है कि पुतिन अब सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं खेलने वाले, बल्कि उन्होंने अमेरिका, यूरोप और नेटो को बर्बाद करने के लिए ट्रिपल अटैक का पक्का प्लान बना लिया है।
पुतिन का पहला निशाना तो यूक्रेन ही होगा, लेकिन उनके दूसरे और तीसरे टारगेट ने नेटो और यूरोप का बीपी बढ़ा दिया है। यूक्रेन की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का दावा है कि पुतिन का दूसरा शिकार यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा होने वाला है। माना जा रहा है कि पुतिन मोल्दोवा पर हमला करने वाले हैं। वहीं पुतिन का तीसरा टारगेट नेटो का सदस्य पोलैंड होगा। इस दावे के बाद 24 फरवरी को सबकी नजरें टिक गई हैं, क्योंकि 24 फरवरी वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन की जंग को 1 साल पूरा होने जा रहा है। यानी नेटो, यूरोप और अमेरिका के पास सिर्फ 10 दिन है। अगर इन 10 दिनों में पुतिन को नहीं रोका गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर पुतिन ने मोल्दोवा पर चढ़ाई कर दी तो अमेरिका, नेटो और यूरोप से हालात नहीं संभलने वाले। यूक्रेन का पड़ोसी मोल्दोवा भी उसकी तरह कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वो अपना पाला बदल चुका है और नेटो में शामिल होने के लिए छटपटा रहा है। मोल्दोवा के नेटो से अच्छे रिश्ते हैं और वो उसके साथ मिलकर काम करता रहा है। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू का पश्चिम की तरफ झुकाव भी है। मोल्दोवा यूक्रेन के साथ भी खड़ा है और इसी बात ने मोल्दोवा को पुतिन का दुश्मन बना दिया है। खुद मोल्दोवा की राष्ट्रपति पूरी दुनिया के सामने आरोप लगा रही हैं कि पुतिन उनके यहां धावा बोलकर तख्ता पलट करने की तैयारी में है, जिसके लिए उन्होंने एकदम इंटरनेशनल प्लान बनाया है। इस प्लान में रूस अकेला नहीं है, उसके साथ उसके दोस्त बेलारूस, सर्बिया और मोंटेनेग्रो भी शामिल हैं। मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया सांदू ने दावा किया कि पुतिन इन देशों के उन नागरिकों को अपना मोहरा बनाने की तैयारी में है जिन्होंने सेना की ट्रेनिंग ली हुई हो, लेकिन उन लोगों को आम लोगों की तरह कपड़े पहनाकर मोल्दोवा में छोड़ा जाएगा ताकि किसी को उन पर शक न हो। वो लोग मोल्दोवा में दंगा करेंगे, वहां के सरकारी संस्थानों पर हमला करेंगे और मोल्दोवा के नागरिकों को बंधक बनाएंगे। मोल्दोवा का कहना है कि यूक्रेन के हाथ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनमें रूस के इस प्लान की एक-एक डिटेल है। हालांकि रूस ने मोल्दोवा के दावों को नकार दिया, लेकिन अमेरिका का भी मानना है कि अगर पुतिन ने मोल्दोवा पर कब्जा करने की कसम खा ली है तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल है। मतलब अमेरिका यूक्रेन को तो रूस से बचा नहीं पाया और अब उसके लिए मोल्दोवा की नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अमेरिका के लिए इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि पुतिन का प्लान अकेले मोल्दोवा पर ही धावा बोलने का नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड पर भी नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस बात का सबूत यह है कि एक दिन पहले रात के अंधेरे का फायदा उठाकर रूस की सेना के 3 विमान पोलैंड के आसमान में एंट्री मारने की फिराक में उड़ पड़े। इनमें एक था रूस का इल्यूशन Il-20M स्पाई प्लेन और बाकी 2 थे रूस के सुखोई Su-28 फाइटर जेट। बताया गया कि ये तीनों विमान रूस के कलिनिनग्राद से पोलैंड की तरफ उड़े, हालांकि उन्हें खदेड़ दिया गया। कलिनिनग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसकी सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो पोलैंड और लिथुआनिया जैसे नेटो देशों के बीच बसा है। इसीलिए पोलैंड की लोकेशन उसे अमेरिका और नेटो के लिए बेहद अहम बना देती है। और अगर अमेरिका और नेटो पुतिन को यूक्रेन में नहीं रोक पाए तो फिर पुतिन को पोलैंड में घुसने से कोई नहीं रोक पाएगा। और खबर है कि पुतिन वैसे ही जंग का 1 साल पूरा होने पर यूक्रेन में अपनी अब तक की सबसे बड़ी चाल चलने का ऑर्डर सेना को दे चुके हैं। खुद यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन का निशाना डॉनबास होने वाला है, जिसके लिए रूस की सेना 2000 टैंकों, 3 लाख सैनिकों, 3950 बख्तरबंद गाड़ियों, 810 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टमों, 400 लड़ाकू विमानों और 300 हेलीकॉप्टरों के साथ डॉनबास में ऑल आउट अटैक करने की तैयारी में। अब महज 10 दिन के अंदर रूस की इतनी बड़ी रणनीति की काट निकाल पाना नामुमकिन ना सही, लेकिन पहाड़ हिलाने जैसा तो है ही। इसी वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को साफ साफ कह दिया कि वो गलती से भी रूस न जाएं और जो अमेरिकी पहले से ही रूस में हैं वो तुरंत वहां से निकल जाएं। क्योंकि 10 दिन बाद यूक्रेन में क्या होगा इसका अंदाजा अमेरिका भी नहीं लगा पा रहा। हाँ, लेकिन इतना तो उसे भी पक्का एहसास है कि जो भी होगा बहुत बुरा होगा और सोच से परे होगा। इसलिए मॉस्को में अमेरिका के दूतावास ने चेतावनी जारी कर दी कि उसके जो नागरिक रूस में रह रहे हैं उन्हें वहां गिरफ्तार किया जा सकता है। रूस की एजेंसियां उन्हें परेशान कर सकती हैं और अगर ये सब न हुआ तो रूस उन्हें अपनी सेना में जबरन शामिल कर सकता है। अमेरिका को जिस खतरे का डर सता रहा है वो फ्रांस को भी है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को रूस के दोस्त बेलारूस न जाने की हिदायत दी और कहा कि उसके जो लोग बेलारूस में मौजूद हैं वो भी वहां से चले जाएं। इस बीच 24 फरवरी से पहले रूस ने समंदर में भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया और उसके Tu-95 बॉम्बर ने बेरिंग सी पर उड़ान भरी। ये बेरिंग सी प्रशांत महासागर का एक छोटा सा हिस्सा है और रूस का Tu-95 बॉम्बर करीब 7 घंटे तक बेरिंग सी पर उड़ता रहा। बॉम्बर के साथ सुखोई 30 लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी थी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने इस अभ्यास की न केवल जानकारी दी बल्कि विमानों के उड़ान भरने का वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस का बॉम्बर समंदर के उस हिस्से पर उड़ान भरता नजर आया जो उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस और अमेरिका की समुद्री और हवाई सीमा को अलग करता है। प्रशांत महासागर के इसी हिस्से को बेरिंग सी कहते हैं और रूस का बॉम्बर और लड़ाकू विमान उसी पर उड़ा। हालांकि रूस ने यह साफ कर दिया कि उसके विमानों ने कोई नियम नहीं तोड़ा और अपनी हवाई सीमा के अंदर ही उड़े।
और सीमा के नजदीक चक्कर लगाकर लौट आए। वैसे रूस के विमान आर्कटिक, नॉर्थ अटलांटिक, प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर और ब्लैक सी में घूमते रहते हैं, लेकिन 24 फरवरी के नजदीक आने के बाद उनका वहां आना जाना बढ़ गया है। हालांकि रूस ने बार बार कहा कि उसके विमान नियमों के तहत उड़ान भरते हैं और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को नहीं तोड़ते, लेकिन रूस का बेरिंग सी में अपना बॉम्बर भेजना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये विमान कोई मामूली विमान नहीं है। ये एक साथ कई मिसाइलें और परमाणु हथियार लेकर उड़ता है। रूस का ये बॉम्बर 1950 में भी दुश्मनों को तंग कर चुका है और कोल्ड वॉर के दौरान तब के सोवियत संघ के दुश्मनों को मजा चखा चुका है। समय के साथ साथ रूस के Tu-95 बॉम्बर में कई बदलाव किए गए, जिससे ये खतरनाक होता गया और अब तो Tu-95 बॉम्बर परमाणु हथियारों समेत 16 क्रूज मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। यानी अपने इस बॉम्बर को बेरिंग सी भेजकर पुतिन ने फिर से बाइडेन को छेड़ दिया है, क्योंकि 24 फरवरी ज्यादा दिन दूर नहीं है और पुतिन बात बात पर अमेरिका को जता रहे हैं कि कुछ तो बड़ा और भयंकर होने वाला है। उधर नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि पुतिन ने परमाणु हथियारों से लैस अपने जंगी जहाज समंदर में उतार दिए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि 24 फरवरी को पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। यूक्रेन की सेना को चारों खाने चित करने के लिए रूस अलग अलग शहरों पर एक साथ हमले की तैयारी में है, लेकिन नॉर्वे की खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रूस ने परमाणु हथियारों से लैस अपनी नॉर्दर्न फ्लीट के जंगी जहाजों को समंदर में उतार दिया। और ये पहली बार है जब पुतिन ने कोल्ड वॉर के बाद इस तरह अपने घातक हथियारों को समंदर में रवाना किया है, जिससे यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ गई, क्योंकि रूस ने अगर परमाणु हथियार चला दिए तो यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पहली बार चीन के दौरे पर पहुंचे। उनका यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन और यूएई के बीच नजदीकी बढ़ रही है और पिछले साल दिसंबर में तो चीन ने यूएई का साथ देने के लिए ईरान को भड़का भी दिया था। उस वक्त चीन यूएई के उस दावे के पक्ष में खड़ा हो गया था जिसके तहत यूएई ने फारस की खाड़ी में मौजूद 3 द्वीपों को अपना बताया था, जबकि ईरान इन द्वीपों को अपना हिस्सा मानता है। जिसके बाद ये मामला शांत हुआ और शी जिनपिंग के न्योते पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए। इस दौरान ईरान और चीन के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन इन दोनों देशों पर दुनिया भर की नजरें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि ताइवान और जासूसी गुब्बारों के मुद्दे पर चीन पहले ही अमेरिका को भड़का चुका है, जबकि ईरान भी अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों का दुश्मन बन चुका है। इसके अलावा उसने पुतिन की सेना को अपने खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन देकर भी कई देशों से दुश्मनी मोल ले ली है। यही नहीं, हाल ही में चीन ने ईरान से 1500 जंगी ड्रोन खरीदने के लिए भी करार किया था। यानी रूस के बाद चीन भी ईरान के ड्रोन का बड़ा खरीदार बन गया है, लेकिन यही बात कई देशों के गले नहीं उतर रही। ऐसे में दोनों देशों की ये नजदीकी उनके दुश्मन देशों को और भड़का सकती है। इधर बिहार के जमुई से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तालाब में बच्चों से भरी एक नाव अचानक पलट गई, जिसे देख वहां मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। सामने आए वीडियो में उस नाव पर कई बच्चे बैठते दिखाई दिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नाव पर ज्यादा बच्चे सवार हुए उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई, जिसके बाद बच्चे तालाब में फंस गए। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने उनकी मदद की और उन्हें बाहर निकाल लिया। इस दौरान कई बच्चे खुद भी तैरकर तालाब से बाहर निकल आए। गनीमत ये रही कि सभी बच्चे बाल बाल बच गए। उधर पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी पर शहीद हुए 40 जवानों को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी, जबकि सीआरपीएफ ने पुलवामा के लेथपोरा में मौजूद शहीद स्मारक पर जवानों को नमन किया। इस मौके पर कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने पुलवामा हमले में शामिल आतंकियों के खिलाफ जारी सुरक्षा बल के ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद हैं। विजय कुमार के मुताबिक बाकी बचे 4 आतंकी पाकिस्तान में हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए अभियान जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पुलवामा पर किए गए ट्वीट पर सियासी बवाल हो गया। बीजेपी ने दिग्विजय के बयान को उनकी देश विरोधी सोच बताया, क्योंकि अपने ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा कि पुलवामा अटैक खुफिया तंत्र की नाकामी का नतीजा था, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। इस पार्टी पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी की बहुत जुआड़ू पार्टी है। कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने 2019 की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लिया था, जिसके बाद कांग्रेस की किरकिरी हुई थी और खुद राहुल ने दिग्विजय के बयान से किनारा कर लिया था। उधर अमेरिका ने चीन पर इतना गंभीर आरोप लगाया कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अमेरिका ने दावा किया कि अकेला वो ही चीन के गुब्बारे का निशाना नहीं बनाया, बल्कि गुब्बारों के जरिए चीन भारत से लेकर कई खाड़ी देशों तक की जासूसी कर चुका है। यानी अगर अमेरिका का दावा सही है तो चीन के रडार पर भारत, खाड़ी देश, जापान और लैटिन अमेरिका के कई देश थे। 10 दिन पहले अमेरिका ने अपने आसमान में उड़ते चीन के गुब्बारे को जासूस बताते हुए शूट कर दिया था, लेकिन चीन अब तक अमेरिका का दावा मानने को तैयार नहीं है। वो रट लगाए बैठा है कि उसके गुब्बारे से अमेरिका को कोई खतरा था ही नहीं,
क्योंकि वो सिर्फ मौसम की जानकारी जुटा रहा था, मगर उस गुब्बारे का मलबा अमेरिका के हाथ लग चुका है। बताया गया कि अमेरिका को उस गुब्बारे में लगे सेंसर मिले हैं, जिनसे पता चला कि वो कई साल से चीन के दुश्मनों पर नजर रख रहे थे। लेकिन खुद पर लगे आरोपों का जवाब चीन ने उल्टा अमेरिका पर ही आरोप लगाकर दे दिया। उसने कहा कि अमेरिका भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो खुद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जासूस है, कई बार चीन में अपने गुब्बारे छोड़ चुका है। बल्कि चीन ने तो एकदम डेटा पेश करते हुए बताया कि पिछले साल की शुरुआत से अब तक अमेरिका चीन की हवाई सीमा में गैर कानूनी तरीके से अपने गुब्बारे भेज चुका है, और वो भी कोई इक्का दुक्का बार नहीं, बल्कि ऐसी घटनाएं 10 बार से ज्यादा हुई। इतना ही नहीं, चीन ने यह दावा तक किया कि अमेरिका सिर्फ गुब्बारों से चोरी छिपे ही नहीं, बल्कि सरेआम अपने जंगी जहाज और विमान भेजकर भी चीन पर नजर रखता आया है। चीन ने अमेरिका को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि वो अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इधर 4 धाम यात्रा अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर वहां प्रशासन ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी, ताकि 4 धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। इस वर्ष भी अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। हालांकि केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलेंगे, इस पर 18 फरवरी को फैसला लिया जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि पुतिन ने जान जाने के डर से प्लेन में सफर करना बंद कर दिया। इसके बदले वो एक बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों के हमले से बचने के लिए ही बनाई गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन जंग की शुरुआत से ही प्लेन की जगह इसी बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन की लोकेशन का पता लगाना आसान है, लेकिन ये ट्रेन दुश्मन की नजर से आसानी से बच सकती है, क्योंकि ये बगैर रुके सफर करती है। जानकारी के मुताबिक इस ट्रेन को 2014 में अपग्रेड किया गया था, जिसके तहत इसमें पुतिन के आराम करने के लिए बेडरूम, काम करने के लिए एक ऑफिस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके अलावा ये ट्रेन कई खतरनाक हथियारों से भी लैस है, यानी जरूरत पड़ने पर ये न सिर्फ पुतिन के लिए रक्षा कवच की तरह काम करेगी, बल्कि इससे दुश्मन पर हमला भी किया जा सकेगा। यही वजह है कि पुतिन मॉस्को से रूस के किसी भी हिस्से में जाने के लिए इस बख्तरबंद ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को 7.5 साल की सजा सुनाई, जिन्हें देश भर में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। जिन आरोपियों को जेल की सजा सुनाई गई, उन्हें आतंकी संगठन अलकायदा में लोगों की भर्ती करवाने का भी दोषी पाया गया। उधर जेडीयू नेता गुलाम रसूल के सेना पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। गुलाम रसूल के बयान से खुद उनकी पार्टी नाखुश है, क्योंकि सेना पर दिया गया कोई भी विवादास्पद बयान जेडीयू की फजीहत करवाने के लिए काफी है। यही वजह रही कि नीतीश ने खुद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता गुलाम रसूल ने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करते हुए विवादास्पद बयान दे डाला। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। जिसके बाद वही हुआ जिसका नीतीश को डर था, क्योंकि बीजेपी ने गुलाम रसूल के बयान को हाथों हाथ लिया और जेडीयू पर भड़क गई। जिन्ना के सोच वाले लोग भारत में अमन चैन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भी सोच समझकर बयान देती हैं। राहुल हो या नीतीश, सभी ने सेना के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता उनके दुश्मन बन जाते हैं और उनकी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ जाती है। इस बीच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें उसने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को वैलेंटाइंस डे की बधाई दे डाली। हालांकि सुकेश से जैकलीन की ओर से उस पर लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया था, लेकिन उसने वैलेंटाइंस डे की चर्चा कर दी। सुकेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया कि उनके करीबी और चेचनिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आपती अलाउद्दीनोव को जहर देकर जान से मारने की धमकी की साजिश रची गई। हालांकि कादिरोव ने यह नहीं बताया कि यह घटना उनके साथ कहां हुई। हालांकि फरवरी में आपती अलाउद्दीनोव ने के यूक्रेन में होने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद रमजान कादिरोव की तरफ से यह दावा किया गया कि चेचनिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आपती अलाउद्दीनोव को जहरीली चिट्ठी भेजकर जान से मारने की कोशिश की गई। वो तो वक्त रहते उन्हें इस बारे में पता चल गया और उनकी जान बचा ली गई। कादिरोव के मुताबिक आपती अलाउद्दीनोव को किसी जहरीली चीज में भिगोया गया लिफाफा मिला था, जिसे जब उन्होंने खोला तो अजीब सी बदबू महसूस हुई, जिसके बाद आपती ने फौरन अपने हाथ धोए और नाक को साफ किया। रमजान कादिरोव ने जानकारी दी कि ये प्रक्रिया उस शख्स ने अपनाई जो चेचनिया की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के संपर्क में आए थे, जिसके बाद आपती अलाउद्दीनोव का मॉस्को में इलाज शुरू किया गया और इस तरह उनकी जान बचा ली गई। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूनतम वेतन से कम पर भर्तियों के विज्ञापन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। इस मुद्दे पर कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
जिसके जरिए आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अलग अलग भर्तियों के लिए न्यूनतम वेतन से भी कम पर विज्ञापन जारी किए गए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांग लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। इस बीच इजरायल की सरकार की एक कमेटी ने संसद को बताया कि अगर वहां ताकतवर भूकंप आ गया तो इजरायल का हाल भी तुर्की जैसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल में भूकंप से निपटने की पक्की तैयारी नहीं है। इसलिए अगर वैसा जबरदस्त जलजला वहां आ गया जैसा तुर्की में आया है तो इजरायल के 10 से ज्यादा शहरों के वजूद पर खतरा मंडरा जाएगा। इन शहरों की गिनती में यरूशलेम भी है और हाइफा भी। इजरायल एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर पड़ता है। आखिरी बार 1927 में इस इलाके में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस इलाके में इतने ताकतवर भूकंप अमूमन हर 100 साल में आते हैं, यानी इजरायल के पास तैयारी के लिए 4 साल से ज्यादा का वक्त नहीं है। इधर देश की राजधानी दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए मुंबई देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। 8 फरवरी को देश के प्रदूषित शहरों की लिस्ट में मुंबई दूसरे नंबर पर था, लेकिन 13 फरवरी को दिल्ली को पछाड़ते हुए वो पहले स्थान पर पहुंच गया। इसके साथ ही मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भी दूसरे नंबर पर आ गया। प्रदूषण का यह आंकड़ा IQ एयर ने जारी किया, जो कि एक स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स और रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेटा का इस्तेमाल करके भारत में वायु गुणवत्ता को मापता है। उधर जंग की वजह से बर्बाद हो चुका यूक्रेन अब IMF की शरण में जाने की तैयारी में है, क्योंकि इस मुसीबत से उसे अमेरिका भी नहीं बचा सकता। और इसीलिए जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन के कई नेता पोलैंड में IMF के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि करीब 1 साल से जारी इस युद्ध की वजह से यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वहां की हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से यूक्रेन का वित्तीय घाटा बढ़कर भारतीय रुपयों में 3 लाख करोड़ को भी पार कर गया। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को फंड के तौर पर 81,000 करोड़ रुपए देने वाला है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से भी यूक्रेन को 1 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम से भी यूक्रेन की आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती। ऐसे में वो एक बार फिर IMF से मदद की गुहार लगाने वाला है। इस बीच एक नई बीमारी की आहट ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। इस बीमारी को कोरोना वायरस से सैकड़ों गुना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इतना खतरनाक कि इस वायरस के 100 में 88 मरीजों की जान बच नहीं पाती, यानी मृत्यु दर 88% बताई जा रही है। यही वजह है कि इस बीमारी की आहट से ही दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का पसीना छूटने लगा। एक ऐसी बीमारी जिसके सैकड़ों मरीज मिलने की खबर ने WHO के भी हाथ पांव फुला दिए। WHO की टीम ने एक पूरे गांव की घेरेबंदी कर दी ताकि वायरस के फैलने की संभावना कम की जा सके। मार्बर्ग नाम के इस वायरस के मामले मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में मिले। इक्वेटोरियल गिनी की जनसंख्या केवल 12 लाख है और वहां मार्बर्ग वायरस की वजह से करीब 4,500 लोगों को आइसोलेट किया गया है। WHO के मुताबिक मार्बर्ग ने इक्वेटोरियल गिनी के 9 लोगों की जान ले ली और आशंका यह है कि ये वायरस तेजी से फैल रहा है। इसीलिए पड़ोसी देशों ने भी इक्वेटोरियल गिनी के बॉर्डर बंद कर दिए। क्योंकि मार्बर्ग नाम के इस वायरस का पूरी दुनिया में कहीं कोई इलाज नहीं बना। जब तक मरीज को लक्षणों का पता चलता है तब तक तो उसकी जान पर खतरा पैदा हो चुका होता है। यही वजह है कि इसे अब तक का सबसे खतरनाक वायरस बताया जा रहा है। दावा तो यहां तक है कि कुछ ही घंटों में यह वायरस मरीज की जान तक ले सकता है। WHO के अधिकारियों के मुताबिक इस वायरस की मृत्यु दर 88% तक है। मतलब ये कि एक बार इस वायरस ने मरीज को गिरफ्त में ले लिया तो सीधा जान पर मुसीबत। इस वायरस के लक्षण बहुत कुछ इबोला वायरस जैसे ही हैं और इसे इबोला फैमिली का ही वायरस बताया जा रहा है, जो चमगादड़ों से इंसान में पहुंचा है। मार्बर्ग वायरस के मरीज को तेज बुखार और बदन दर्द का एहसास होता है। WHO के मुताबिक इबोला के इतनी बड़ी संख्या में मरीज एक साथ मिलने का ये पहला मामला है। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सड़क बनाते वक्त मिट्टी में दबा एक जिंदा बम बरामद किया गया, जिसके बाद सीमा पर सेना के लिए सड़क बनाने वाले संगठन BRO ने इसकी जानकारी सेना को दी और फिर सेना के बम निरोधक दस्ते ने उस जिंदा बम को वहां से हटाया और सुरक्षित जगह ले जाकर उसे नष्ट कर दिया। सेना के मुताबिक जिस बम को उड़ा दिया गया वो पाकिस्तान में बना था। इसके साथ ही वहां दूसरे बमों की तलाश में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिलने से बौखलाए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय कंपनियों पर हमले की गीदड़ भभकी दे दी। 9 फरवरी को राज्य के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिलने का पता चला था और लिथियम के भंडार मिलने की घोषणा के 5 दिन बाद जैश-ए-मोहम्मद ने एक चिट्ठी के जरिए धमकी दी। ये चिट्ठी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े PAF यानी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से भेजी गई, जिसमें लिखा है कि अगर किसी भारतीय कंपनी ने लिथियम के भंडार पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जैश से जुड़ा यह आतंकी संगठन दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर में काम करने आए लोगों, सुरक्षा बल के जवानों और नेताओं को निशाना बनाने की लगातार धमकी देता रहता है। और अब इस आतंकी संगठन ने चिट्ठी के जरिए भारत की सरकार को ही धमकी दे डाली। मतलब ये कि लिथियम के इस भंडार पर अब दूसरे देशों के साथ आतंकी संगठनों की नजरें भी टिक गई हैं, जिसे हथियाने के लिए वो लोगों को भड़काने के लिए अफवाहें फैलाने में जुटे हैं। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस आतंकी संगठन ने अपनी इस चिट्ठी में यह भी लिखा
कि जम्मू कश्मीर में लिथियम निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का स्वागत है, लेकिन भारतीय कंपनियां यहां आने की गलती न करें। यही नहीं, चिट्ठी के साथ ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की गई, जिनके जरिए उसने संदेश देने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर पर उसकी पैनी नजर है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ये चिट्ठी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद मुजफ्फराबाद से भेजी गई है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक ट्रक ने जमकर कहर बरपाया। आरोप है कि वहां पुलिस से बचने के लिए ट्रक के ड्राइवर ने 8 लोगों को टक्कर मार दी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ट्रक एक आदमी को रौंदने की कोशिश करता दिखाई दिया। ट्रक को सामने देख उस आदमी के होश उड़ गए। हालांकि किसी तरह से उसने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दौरान वो घायल हो गया। आरोप है कि इसी तरह से ट्रक के ड्राइवर ने पुलिस से बचने के लिए 8 लोगों को टक्कर मारी। गनीमत ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बाद में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ में जुट गई। इस बीच चीन ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के एक जहाज पर लेजर अटैक किया तो अमेरिका आग बबूला हो गया। उसने चीन को चेतावनी दी कि वो फिलीपींस को अकेला न समझे, क्योंकि फिलीपींस अमेरिका का दोस्त है और अगर अमेरिका के दोस्त को एक खरोंच भी लगी तो चीन बचेगा नहीं। 6 फरवरी को फिलीपींस के कोस्ट गार्ड का एक जहाज दक्षिण चीन सागर में गश्त लगा रहा था और चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है, इसलिए वहां फिलीपींस के जहाज को देखते ही चीन के जहाज ने उस पर आंखें चौंधिया देने वाली एकदम पैनी लेजर बीम छोड़ दी। फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीन के अटैक की वजह से उसके कोस्ट गार्ड के कुछ जवानों को थोड़ी देर के लिए दिखना ही बंद हो गया था। उसी घटना के बाद जो बाइडेन ने चीन को चेतावनी जारी की। उधर यूक्रेन की जंग में एलॉन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने यूक्रेन की फौज को इंटरनेट देकर मदद देना काफी कम कर दिया, जिसके बाद कहा जाने लगा कि एलॉन मस्क को भी पुतिन के गुस्से से डर लगने लगा है और इसीलिए उन्होंने यूक्रेन की मदद करना बंद कर दिया। हालांकि स्टारलिंक का इंटरनेट अब भी यूक्रेन की फौज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन स्टारलिंक ने बड़ी संख्या में टर्मिनल कम कर दिए। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की फौज बार बार स्टारलिंक के आगे हाथ जोड़ रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने एलॉन मस्क तक से अपील की कि स्टारलिंक के टर्मिनल बढ़ाए जाएं, लेकिन एलॉन मस्क ने ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद यूक्रेन को बिल्कुल नहीं थी। एलॉन मस्क ने साफ कह दिया कि वो टकराव को इस कदर नहीं बढ़ा सकते कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। मतलब एलॉन मस्क दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलने से रोकना चाहते हैं। जबकि इससे पहले तक एलॉन मस्क के तेवर अलग थे। एलॉन मस्क मार्च से ही यूक्रेन की फौज की मदद कर रहे हैं। यहां तक कि यूक्रेन की फौज के कई बड़े ऑपरेशन के पीछे स्टारलिंक के इंटरनेट को ही वजह माना जाता है। जबकि रूस की तरफ से कई बार अमेरिका और स्टारलिंक को चेतावनी तक दी गई थी। रूस ने तो अंतरिक्ष में स्टारलिंक की सैटेलाइट तबाह करने की धमकी भी दे दी थी, लेकिन इन धमकियों के बाद भी एलॉन मस्क के तेवर नहीं बदले थे। सितंबर में तो एलॉन मस्क के सामने स्टारलिंक के खर्च की परेशानी खड़ी हो गई थी। मस्क ने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय से स्टारलिंक की आर्थिक मदद करने की अपील की थी, लेकिन जब मदद करने से सबने इनकार कर दिया तो मस्क की कंपनी टेस्ला ने खर्च उठाने का फैसला कर लिया। ये बात यूक्रेन भी समझ नहीं पा रहा कि अचानक एलॉन मस्क को तीसरे विश्व युद्ध का डर क्यों सताने लगा। इधर महाराष्ट्र में पुणे नासिक हाईवे पर एक तेज रफ्तार वैन ने 17 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिनमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने हादसे में घायल हुई बाकी महिलाओं की हालत भी गंभीर बताई। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी वैन चालक की तलाश में जुट गई। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन वैगनर ग्रुप से बेहद नाराज है। इस ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है और ये कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है और इसने पुतिन के एक इशारे पर यूक्रेन में अपने हजारों लड़ाके उतार दिए थे, जिन्होंने कई इलाकों में ज़ेलेंस्की की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि वैगनर ग्रुप ने पुतिन का भरोसा खो दिया है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमुत में मिली हार से पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है और वो इस कदर गुस्से में है कि उन्होंने अपने अधिकारियों को ये तक कह दिया है कि वो किसी भी बैठक में वैगनर ग्रुप का नाम भी न लें। यही नहीं, कहा जा रहा है कि पुतिन वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के काम करने के तरीके से भी खुश नहीं है। इधर दिल्ली के प्रेम नगर इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। वहां एक लड़के पर अपनी 90 साल की दादी की हत्या करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के घर वालों ने बताया कि वो नशे का आदी है और अक्सर नशे की हालत में झगड़ा करता था। वारदात वाली रात भी उसने नशे की हालत में अपने पिता को पीट पीट कर बेहोश कर दिया था और इसके बाद सुबह उसकी दादी का शव मिला। 10 बजे जब मेरी आंख खुली सुबह तो मैंने अपनी माँ को झंझोड़ा तो वो ठंडी हुई पड़ी थी बिल्कुल। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। इस बीच अफगानिस्तान में अब तालिबान के ही 2 धड़ों में बहुत बड़े टकराव की खबर आई। ये टकराव अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंजादा के बीच हुआ। पहली बार तालिबान के ही 2 धड़े आमने सामने दिखने लगे, जो तालिबान के नेताओं में पहले कभी नहीं हुआ था। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के केवल गृह मंत्री नहीं हैं, बल्कि तालिबान के सबसे ताकतवर नेताओं में हैं।
जबकि उनका टकराव है अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हायबतुल्लाह अखुंजादा से। दोनों की हैसियत अफगानिस्तान में नंबर 1 और नंबर 2 की मानी जाती है, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती। अखुंजादा शरीयत के हिसाब से अफगानिस्तान को चलाना चाहते हैं। उन्होंने तो लड़कियों के पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन सोच के स्तर पर हक्कानी खुद को थोड़ा सा आगे मानते हैं। वो मानते हैं कि तालिबान को दुनिया पिछड़ा हुआ न माने। इसलिए एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए सिराजुद्दीन हक्कानी ने ये तक कह दिया कि ज्यादा दिन तक ऐसे हालात को सहन नहीं किया जा सकता। उधर इजरायल में बेंयामिन नेतन्याहू के उस कदम का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया जिसके जरिए वो अदालत की शक्तियों को कम करना चाहते हैं। खबर है कि नेतन्याहू सरकार ने वहां की पूरी न्यायिक प्रणाली में फेरबदल की तैयारी कर ली है, जिसके बाद इजरायल में बड़े पैमाने पर उनकी सरकार का विरोध शुरू हो गया, क्योंकि विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि अगर नेतन्याहू अपने प्लान में कामयाब हो गए तो इजरायल की अदालतें बेहद कमजोर हो जाएंगी। इसी वजह से वहां नेतन्याहू इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक गिरते दिखाई दे रहे हैं। एक रोज पहले उनकी सरकार ने वहां की संसद में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसे ही उस बैठक में इस मुद्दे पर बनाया गया पहला ड्राफ्ट पेश किया गया, वहां घमासान शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों ने नेतन्याहू सरकार के इस कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया, जिसके बाद विरोध करने वाले सांसदों को एक एक कर बैठक से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये विरोध सिर्फ इजरायल की संसद के अंदर ही नहीं हो रहा था, बल्कि वहां की संसद के बाहर भी सैकड़ों लोग बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। और वो लोग न्यायिक व्यवस्था में फेरबदल करने की उनकी कोशिश को देश विरोधी बता रहे थे। इसके साथ ही इजरायल के राष्ट्रपति ने भी नेतन्याहू के इस प्लान को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता दिया, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं कि वो अदालत के फैसलों को भी पलट सके। इसके साथ ही वो जजों की नियुक्ति को भी अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जबकि उनकी सरकार स्वतंत्र कानूनी सलाहकारों की संख्या कम करना चाहती है। माना जा रहा है कि ऐसा करके नेतन्याहू अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों को कमजोर करना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू की दलील है कि ऐसा करके वो जजों की असीमित ताकत और मनमानी पर रोक लगा देंगे। इस बीच खबर है कि नौकरी से निकाले गए रूसी जनरल व्लादिमीर मकारव ने खुदकुशी कर ली। पुतिन ने कुछ समय पहले ही इस रूसी जनरल को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके पीछे की वजह साफ नहीं की थी। पुतिन के आदेश पर व्लादिमीर माकारोव को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उनके खुदकुशी करने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि मॉस्को के पास वो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। व्लादिमीर माकारोव की पत्नी के मुताबिक उन्हें अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो माकारोव जमीन पर गिरे मिले, जिन्हें वहां से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। व्लादिमीर माकारोव के परिवार वालों को उनके पास से एक राइफल भी बरामद हुई। जानकारों के मुताबिक पुतिन ने व्लादिमीर माकारोव को अपने विरोधियों की आवाज दबाने का काम दिया था, लेकिन अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, अंदर कुछ तब्दील न बाहर बदला है, हम तुम बदले और न मंजर बदला है। सौबात की एक बात कही राजिक ने, समझौते के दर पर दस्तक देगा कौन, शीशा बदला न पत्थर बदला है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।